अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लास 11 अकाउंट से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अकाउंट्स में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ है क्या, लॉजिकल चीज़ों को समझना। क्योंकि अगर आप लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं ना, तो काफ़ी परेशानी आपको नहीं आती। क्योंकि अभी आप लोगों के डाउट नहीं है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैं एक टॉपिक आपसे शेयर करता हूँ, वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का, और इसको आना ही आना है। अब बेसिकली है कि आप इसको समझिए, सो दैट इसके बीच में जो डिफरेंस होता है आप उसको समझ सके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो जिससे होता हो, बस आप उसको नोट डाउन करते हैं। इसके बियॉन्ड आप कोई ट्रांजेक्शन नोट डाउन नहीं करते। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब इसके अंदर कोई से भी उधार वाली ट्रांजेक्शन, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, जिससे या डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं, यानी नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन हमारा ये सिस्टम नहीं है। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन जब होती है, या तो वो रिसीव हो जाए या वो ड्यू हो जाए, हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। एज एंड व्हेन अ ट्रांजेक्शन एक्रू, हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम ये है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या इसे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बोलते हैं। तो इसके अंदर कैश बेसिस वाला भी रिकॉर्ड होता है एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग वाला भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, कैश बेसिस को तो कोई भी कर लेगा, कोई भी सीख सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, उसे कोई भी कर सकता है। जब पैसा आएगा लिख लो, गया लिख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट आपको थोड़ी मेहनत लगेगी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम सीखने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ी स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ेगी। कैश बेसिस में कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम था एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम था। अगर देखा जाए, ये सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है कैश बेसिस। एक्रूअल क्या करता है, कैश एंड आउटस्टैंडिंग दोनों को रिकॉर्ड करता है। कैश बेसिस से जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैश प्रॉफिट निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और इनकम टैक्स इसको नहीं मानेगा। लेकिन एक्रूअल प्रॉफिट जो होता है ना, एक्रूअल बेसिस से जो प्रॉफिट निकलता है वो एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी प्रॉफिट को एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो कैश प्रॉफिट निकलेगा उससे, कैश बेसिस से करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा एक्रूवल से। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आई है। कैश बेसिस को कोई भी सीख सकती है, लेकिन एक्रूवल को सीखने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होगी। मतलब एक प्रॉपर ये टेक्निक है जिससे आप इसको सीखेंगे। ओके, और क्या हो सकता है कैश बेसिस में? मैंने जैसे बताया कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है, उसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब एग्जाम्पल, कैश परचेज, यहाँ पे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज भी आएगा एक्रूअल में, लेकिन कैश बेसिस के अंदर क्रेडिट परचेज नहीं आएगा। कैश बेसिस में कैश सेल्स आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, कैश बेसिस में क्रेडिट सेल नहीं आएगा। बट ऑन द अदर साइड एक्रूअल बेसिस में कैश सेल्स भी आएगा एंड क्रेडिट सेल भी आएगा। तो इसलिए बेस्ट सिस्टम आपका होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यही आप इस्तेमाल करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अकाउंट्स में यही इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट नहीं थे तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बताया जाए आपको।
आप अपनी क्वेरीज चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। या नहीं तो फिर मैं जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ। चलिए, जब तक कोई डाउट नहीं आता तो ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, एक क्वेश्चन जो पक्का है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अब आप जानते हो कि कोई भी कस्टमर जब आपके पास आएगा तो वो बिना डिस्काउंट मांगे खुश नहीं होगा, से ले लेगा, लेकिन जो उसे आनंद आता है ना डिस्काउंट लेकर सामान खरीदने में, वो किसी कस्टमर को ऐसे नहीं आता कि 500 का आपने बोला 500 का ही ले आए, उसे वो मजा नहीं आएगा। जब तक बार्गेन ना करे एक कस्टमर, उसे सामान खरीदने का मजा नहीं आता। और यही अगर देखा जाए साइड, हमारा सेलर जानता है, तो मान लो कोई चीज 500 की है, मान लो खरीदने जानता हूँ और वो चीज 500 की है। अब सेलर जानता है कि भैया अगर ये बायर आएगा तो पक्का मांगेगा, तो एक काम करते हैं इसे 500 की चीज पहले 1000 की बता दें, ठीक है। अब जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा शर्ट कितने की, उसने कहा 1000 की। मैंने कहा नहीं यार ये तो महंगी है। तो उसने कहा सर चलो 30% डिस्काउंट दे दूंगा, 700 की। 30% डिस्काउंट के बाद मैंने कहा नहीं अभी भी महंगी है। तो बार्गेन करते करते 500 पे राजी हो गए। अब देखो जिस प्राइस में वो बेचना चाहता था वही प्राइस मैंने, अगर वो मुझे 500 बोलता मैं तो और डिस्काउंट करवाता उससे, है ना। अब मेरे मन में भी क्या चल रहा है कि यार 1000 की चीज में 500 की ले आया, मैं कितना मतलब बढ़िया आदमी हूँ यार, मजा आ गया। अब मैं खुश हो गया। अब मैं उस दुकानदार के पास दोबारा भी जाऊंगा, ये ठीक है, मैं उस दुकानदार के पास दोबारा भी जाऊंगा। तो दुकानदार पता क्या करता है, बड़ी चालाकी से जो प्राइस था उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड करके रखता है, ताकि जब कस्टमर सामान खरीदने आए तो भैया नाराज होके ना जाए, ठीक है। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। आपने देखा होगा कि 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट कई चीजों पे लगा होता है। अरे इतना हैवी डिस्काउंट कौन देता है भाई, सोच के देखो। तो बस वही है, ये पहले प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं और वापस वही ले आते, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखते हैं भैया कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। तो ट्रेड डिस्काउंट इसलिए ऑफर किया जाता है और इसको कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसकी कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होती। ऑन द अदर साइड अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं, कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर कर रहे हैं। वंस एक बार सामान बेच दिया गया, उधार बेच दिया, तो अब आप किसके सहारे हैं, आप कस्टमर के सहारे हैं कि यार कस्टमर पता नहीं कब पैसे देगा। अब कस्टमर से जल्दी पैसे लेने के लिए आप एक लालच देते हैं कि सर अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे दे दोगे, 1 महीने के अंदर पैसे दे दोगे, तो हम आपको एक्स्ट्रा 5% और छोड़ देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। ये होता है कैश डिस्काउंट। कस्टमर से तुरंत पैसे निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये होता है कैश डिस्काउंट और जर्नल में इसी को रिकॉर्ड किया जाता है। जो डिस्काउंट अलाउड होता है, जो डिस्काउंट होता है, वो कैश डिस्काउंट ही होता है। और ये कस्टमर से तुरंत पैसे लेने के लिए, ताकि वो डूबे ना, आपके बैड डेट्स ना हो जाए, इसलिए आप वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया होगा आपको। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, एंड कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट क्या था, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट क्या होता है, जल्दी से जल्दी पैसा निकालने के लिए, सो दैट हमारा जो डेटर है वो बैड ना हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, वाइल कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है। उम्मीद करता हूँ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आपको समझ में आया होगा। और ये बोर्ड का मतलब आपके पेपर का 100% क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। चलिए बच्चों, कुछ और अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जो 11 की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। तो प्लीज़ बेटा लाइक करते जाइएगा, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा बच्चों। थैंक यू संजना।
हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा कोई ना कोई टॉपिक लेके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, लाइक का बटन जरूर प्रेस करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो पक्का टॉपिक है, आना ही आना है यार। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, अकाउंट्स में कुछ लिमिटेशन, अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन है सर, ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, दैट मीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता। तो सर घाटा क्या है? घाटा है, तभी तो मैं लिमिटेशन में इसको डाल रहा हूँ। भाई एक वर्कर एफिशिएंट है, एक नॉन एफिशिएंट है, मतलब एक निकम्मा है और एक बहुत मेहनती। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? जो मेहनती बच्चा है वो आपके साथ टिका रहे, वो आपके साथ रहे, आप यही तो चाहोगे ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई इसकी कोई एंट्री तो होती नहीं कि ये मेहनत नहीं करता, ये एफिशिएंट है, ये इनएफिशिएंट है। इसकी कोई एंट्री तो होती ही नहीं। तो होगा क्या? जब एक मेहनती बंदा ये देखेगा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, मुझे जो सैलरी मिल रही है, इस कामचोर को भी उतनी सैलरी मिल रही है, ये भी मेहनत नहीं करता, इसको सैलरी मिल रही है, तो क्या मैं पागल दिख रहा हूँ? क्या मैं पागल हूँ कि मैं काम करूँ? मैं भी आराम करता हूँ यार। मुझे किस मतलब अगर देखा जाए, मुझे क्या लगता है कि मुझे भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। फिर वो एम्प्लॉय ऐसे सोचेगा। तो भैया ये जो आप रिकॉर्ड नहीं करते ना नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, इसका भी आपके लिए घाटा है। आप अच्छे स्किल्ड वर्कर खो सकते हो क्योंकि आप उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, है ना। एक स्किल्ड वर्कर क्या चाहेगा, एक अच्छा वर्कर क्या चाहेगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए भैया, मुझे उसका इनाम मिलना चाहिए। आप देख ही नहीं रहे कि आप तो अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। ये इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, आपने एक डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आने को बोलते हैं। अब गिरावट कितनी आएगी ये कैसे पता चलेगा भाई? हम कहते हैं यूजली कि 10% गिरावट आएगी, 15% गिरावट आएगी। अब सोच के देखो, एक नौसिखिया वर्कर आपके यहाँ पे आया काम करने के लिए और उसने मशीन को जला दिया, उसे ऑपरेट करना नहीं आया, उसने मशीन को फूंक डाला, तो जी डेप्रिसिएशन आराम से नहीं होगा, यहाँ पे एक साथ मशीन खराब होगी। तो भैया हमारे अकाउंटिंग में ना हम लोग अजम्पशन बहुत करते हैं, एस्टिमेट बहुत करते हैं, कई जगह एस्टिमेट किया जाता है। तो भैया एक्चुअल पे बेस्ड नहीं है, ये एस्टिमेट पे बेस्ड है और एस्टिमेशन कभी भी हमेशा करेक्ट नहीं निकलता, ये चीज समझना है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, कई जगह एस्टिमेट किया जाता है और एस्टिमेटेड फिगर्स कभी भी एक्चुअल नहीं आते, ये भी दिक्कत है आपको। एक नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई विंडो ड्रेसिंग क्या है? मैंने एक एग्जांपल देखा जब मैंने चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। तो एक सत्यम कंपनी हुआ करती थी, 2007 के आसपास की बात है। और मतलब उसी वक्त मैंने सुना होगा, 2007 के आसपास की बात है, सत्यम कंपनी का। उसका एक फेमस एग्जांपल है कि वो कंपनी वर्ल्ड में बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी और पता है उसने इतना बड़ा फ्रॉड कमिट किया, आप हैरान हो जाओ। मतलब शेयर मार्केट में लोग उसके दबा के शेयर्स खरीदे, सब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सब कह रहे मुझे शेयर्स दे। बट उसने क्या कर रखा था, उसने कई बोगस एसेट्स दिखा रखी थी। कोई एसेट्स की वैल्यू मान लो लाख है, उसने करोड़ों दिखा रखी है और लायबिलिटीज छुपा रखी है। तो उसने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग दिखा रखी है कि हाँ हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है भाई। लेकिन एक्चुअली में क्या था? एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप चेक करके देखते, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सच्ची में बहुत बुरी थी। लोग उस कंपनी में दबा के पैसा डाल रहे थे, दबा के पैसा लगा रहे थे। अब उसने क्या किया था, उनका जो सीईओ था, राजू रामलिंगम नाम है उसका, उसने दबा के ये काम किया कि ऐसे इसको बड़ा चढ़ा के दिखाना शुरू किया और लायबिलिटीज छुपाया या उसकी वैल्यू कम करके। अब लोगों को क्या लगा, यार इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, इस कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जबकि एक्चुअली में क्या था, वीक थी। डेटा को छुपाया, डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया, अकाउंट के साथ मैनिपुलेशन कर दिया। तो भैया अकाउंट का एक ड्रॉबैक ये भी है, लिमिटेशन ये भी है
कि भैया आप डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हो। जो उस कंपनी के साथ हुआ, करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए उसमें। उस बंदे को अभी तक मतलब जेल से वो बाहर नहीं निकला है। तो जानता है मैं जब तक जेल में हूँ सुरक्षित हूँ, जिस दिन बाहर निकल आया लोग मुझे मार डालेंगे, ये चीज वो भी जानता है। ठीक है, आज वो कंपनी जानी जाती है, सत्यम जो कंपनी है वो जानी जाती है टेक महिंद्रा के नाम से। ठीक है, तो जो महिंद्रा ग्रुप है उन्होंने उसको टेक ओवर किया। वो भी एक आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उस समय जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन सब का पैसा डूबा, उन सबको नुकसान हुआ, करोड़पति रोड पे आ गए, लोग बहुत बर्बाद। तो ये किसकी वजह से हुआ? विंडो ड्रेसिंग की वजह से। हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी सीए फर्म है पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर करके, वो इसके ऑडिटर्स थे, वो इसके चार्टेड अकाउंटेंट थे। सोचो वो लोग इस चीज को नहीं पकड़ पाए। नहीं तो अब इतने बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट नहीं पकड़ पा रहे तो भैया हम तो अनाड़ी लोग हैं, हम क्या करें? तो ये चीज याद रखना है, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन ये भी है। क्या है लिमिटेशन? सर विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। आप पुराने से घर को अच्छे से चमका दो, क्या होगा? यार क्या घर है ऐसा लगेगा। लेकिन जब रहने आओगे, जब वो टूटना फूटना स्टार्ट होगा, तब माथा पकड़ोगे, अरे भगवान क्या ले लिया हमने। तो यही तो है विंडो ड्रेसिंग, आप चीजों को चमका के बेच सकते हो। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग इसका एक लिमिटेशन है। तो 3 लिमिटेशन हमने पढ़े, उम्मीद करता हूँ तीनों लिमिटेशन आपको समझ में आए होंगे। अगेन बच्चों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डाउट में चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अदरवाइज जो मुझे लगेगा मैं आपको बताता चलूँ, जो क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या बात है सर। तो फिर अब क्या कर रहे हो आप? कट ऑफ का वेट, क्या बात। तो मतलब सिर्फ कट ऑफ या कॉलेज ही करोगे, साथ में कुछ और भी करने का सोचा है बेटा? ई अकाउंटिंग डिप्लोमा हो तो तुम इससे नेट से कहीं से भी कर लोगी, क्या परेशानी आएगी। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, ये याद रखियो, कि अप्रॉक्स 30 to 40 थाउजेंड कोई भी आपसे चार्ज कर लेगा, या 20 to 40 मान लेता हूँ। दिक्कत ये है कि इसमें शुरुआत में आप 15-20 हजार में लग जाओगे, जो इस एज में आपको लगेगा ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज निकलती है ना बेटा, तो ये अमाउंट कम लगता है। इस चीज को याद रखना। तो इतना बढ़िया नहीं रहेगा ऑप्शन, थोड़ा इस चीज पे वर्क करना, सोचना, दिमाग लगाना, कि अगर लाइफ लॉन्ग सोचना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा, कि यार आगे चल के महंगाई बढ़नी है, इन्फ्लेशन आना है, तो उस समय कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसके लिए कोई अच्छा कोर्स होना चाहिए। कि अकाउंटेंट तो आजकल हर एक, मतलब अगर मैं सीए, जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनकी बात करूं, तो 10 में से 4 बच्चे तो अकाउंटेंट है ही, मजबूरी से, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी से, कि किसी भी सीए के कुछ करने को है ही नहीं, तो सीए के अंदर जाके बैठ गए, काम करने लगे, आगे बन गए जी अकाउंटेंट। ठीक है, लेकिन उसका देखना, या तो आपने कोई प्लान बना रखा है, सर ये चीज मुझे करनी है, तो वेरी गुड, फिर कोई परेशानी नहीं है। तो आपसे बढ़िया आपको कोई समझ नहीं सकता, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो कोई और डाउट किसी को है? पूछ सकते हो बच्चों, अदरवाइज फिर नेक्स्ट संडे में ये सेशन रखूंगा। किसी को भी कुछ पूछना हो तो चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। और प्लीज बच्चों, लाइक जरूर करते जाना, इसको शेयर जरूर करना। इतना साथ मुझे आप लोगों का चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो दैट यहाँ आके मैं कभी भी बच्चों की मदद कर सकूँ।
कॉलेज की वीडियोस में आपको बता दूं संजना खास तौर पे कि कॉलेज की वीडियोस में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा। अभी तो बेटा मैं थोड़े सेकंड ईयर वाले डाल रहा हूँ, कोशिश करूंगा अकाउंट एंड इको के भी इसी सेशन में डाल दूँ, लेट ना करूँ। मतलब अगर आपके दिसंबर जनवरी में एग्जाम होते हैं तो मैं तब तक आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँ कॉलेज के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अकाउंट एंड इको सारे। ओनली अकाउंट इको जो सुनील सर पढ़ाते हैं, अकाउंट इको मैथ्स टैक्स प्रैक्टिकल सारे मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज के, तो टेंशन फ्री रहना, कहीं कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और फिर मैं ये लाइव सेशन तो लिया ही करूँगा, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करना, क्या 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 टॉपिक चल रहा है किया आपने, और जो डाउट हो वो इसमें पूछ लीजिएगा आके लाइव वीडियोस के अंदर। हाँ जी, क्लास 11th किसी को कुछ पूछना है? वेलकम बच्चे। क्लास 11th किसी को कुछ पूछना है? आप चैट में बात कर सकते हो। चलिए बच्चों, अगर डाउट नहीं है तो बताइए, मैं बस 1 मिनट और वेट करता हूँ, देखता हूँ कोई अगर कुछ टाइप कर रहा हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे इस सेशन के लिए। ओके बच्चों, एक लास्ट टॉपिक आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अ, क्या शेयर करें, 11th की थ्योरी का कोई टॉपिक। चलो आज नहीं, मैं चाहूँगा कि 11th के और भी बच्चे हैं वो आ जाएं एक बार नेक्स्ट सेशन में, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, तो दैट उसका प्रॉपर जो थ्योरी का टॉपिक है, अगर अगर आपके डाउट नहीं है तो वो थ्योरी का टॉपिक का एक लेक्चर बन जाएगा और वो और आगे बच्चों को बहुत काम है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद आपका।